गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था कि नीति निर्देशक तत्व यह आपका अध्याय सेकंड है, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल हमने इसके अर्थ को देखा था, कागज के ऊपर समझाया था आपको कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश में सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए संविधान में सरकार ने कुछ नीतिगत निर्देशों का प्रावधान किया है जो वाद योग्य नहीं है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मैंने इसका परिचय आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड देश है, वहां से हमारे संविधान में लिया गया है। उसके बाद हमने उद्देश्यों को देखा था कि नीति निर्देशक तत्व देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, समानता पर आधारित समाज की स्थापना करते हैं। तीसरा आपने लिखा था कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते हैं। चौथा आपने लिखा था कि नीति निर्देशक तत्व वर्तमान सरकार का पथ प्रदर्शक करते हैं। उसके बाद हमने नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार देखे थे। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार, जिसमें नंबर 1 कल हमने अध्ययन किया था इसके बारे में, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में प्रत्येक राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियां किस तरह से संचालित करनी चाहिए वो चीजें इसमें आती है। नंबर 1, राज्य के सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर मिले। नंबर 2, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। नंबर 3, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और नंबर 4, राज्य में कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। इसमें आपने लिखा था नंबर 1 कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या नागरिक कानून बनाए जाने चाहिए। तीसरा, राज्य के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा और अपने विकास और उन्नति के समान अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा आपने लिखा वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी कानून बनाने चाहिए। तीसरा नीति निर्देशक तत्व है आपके पंचायत राज, प्राचीन स्मारक व एक चीज और है इसमें न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें पंचायत राज में क्या है? यानी पंचायत राज में आपको लिखना यह है, यानी कहने का मतलब यह है कि पंचायत राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में 3 बातें हैं, क्योंकि 3 ही शब्द है। पंचायत राज है, प्राचीन स्मारक है और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या है? प्रत्येक राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन करना। दूसरा, प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वह अपने प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करे। और तीसरा, प्रत्येक राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में नंबर 1, प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयत्न करेगा। नंबर 2, प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से समानतापूर्वक व्यवहार करेगा। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। नंबर 5, 4
आपसी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए ताकि देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ये कल हमने इसके बारे में देख लिया था। अब है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, कल अपना क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, उसका अर्थ हो गया, ठीक है, उसका परिचय हो गया और नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार हो गए। अब है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है, नंबर 1, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, यानी जो आपने पीछे, अच्छा ये हो गया था, ये आपको करवा दिया था कि महत्व है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व सरकार के शासन का मूल्यांकन करने में सहायक है। तीसरा, ये तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। और नंबर 5, ये तत्व शासन के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने इनमें अंतर देखा था। अंतर किसमें? नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो पीछे आपने पढ़े हैं, मौलिक अधिकार, इनके बीच अंतर क्या है? तो इनके बीच 5 अंतर मैंने बताए थे। सबसे पहला क्षेत्र संबंधी अंतर, यानी नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र क्या है? सीमित है, जबकि मूल अधिकारों का क्षेत्र क्या है? असीमित है। ये कल मैंने बता दिया था। दूसरा अंतर आता है आपका उद्देश्य, यानी मूल अधिकारों का उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता की स्थापना करना है। उद्देश्य संबंधी उत्तर क्या है कि मूल अधिकार जो है, इधर वाले मूल अधिकारों का उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता है, समानता व स्वतंत्रता, ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है आपके सरकार का पथ प्रदर्शन, सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का मार्गदर्शन करना। तीसरा अंतर कि ये वाद योग्य नहीं, जबकि ये वाद योग्य है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा अंतर, चौथा अंतर ये है कि मूल अधिकार, ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? व्यक्ति के नैतिक तत्व है, जबकि ये है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। यानी मूल अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है व्यक्ति के, और नीति निर्देशक तत्व है वो व्यक्ति के क्या है? नैतिक अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद 5वां अंतर आपने देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों को आपातकाल की स्थिति में निरस्त किए जा सकते हैं। ये निरस्त होते हैं और ये निरस्त नहीं किए जा सकते। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है, पहला क्षेत्र के आधार पर अंतर है। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र सीमित है, जबकि मूल अधिकारों का क्षेत्र असीमित है। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सरकार का मार्गदर्शन करना, जबकि मूल अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपातकाल न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। चौथा अंतर, नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के नैतिक अधिकार है, जबकि मूल अधिकार व्यक्ति के कानूनी अधिकार है। पांचवा कि नीति निर्देशक तत्वों को निरस्त नहीं किया जा सकता, निरस्त किया जा सकता है आपातकाल में, जबकि मूल अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं आपके एक प्रश्न होता है कि नीति निर्देशक तत्वों का सफल संचालन करने के लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था कर रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। उसमें हमने 3-4 कार्यक्रम कल देखे थे, जैसे भूमि सुधार है। नंबर 1 प्रश्न था अपना कि नीति निर्देशक तत्वों के सफल संचालन या सही तरीके से संचालित करने के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम
चला रही है। तो पहला कार्यक्रम है भूमि सुधार। भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने 1951 में भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि को जोतने का अधिकार कानून लागू किया ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। दूसरा कार्यक्रम था पंचायत राज। पंचायत राज की स्थापना। इसमें 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज की स्थापना की थी और आज इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तीसरा कार्यक्रम था पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भारत में यानी नीति निर्देशक तत्वों के सफल संचालन के लिए भारत सरकार ने 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य था कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार और संचार सेवाओं का विस्तार करना। उसके बाद चौथा कार्यक्रम कमजोर व गरीब के कल्याण की योजना। यानी भारत सरकार ने हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें सुधार करने के लिए उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी भारत सरकार ने सामाजिक समानता के लिए यानी सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि। इसके अलावा एक था अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का ही एक रूप था। ठीक है, उसके बाद एक था समान कार्य के लिए समान मजदूरी। यानी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर एक कार्य को दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो समान कार्य तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन योजना शुरू की है। तो ये प्रश्न आपका कि नीति निर्देशक तत्वों का सफल संचालन करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है या कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, संचालित किए हैं। तो ये 6 कार्यक्रम 7 कार्यक्रम है। समान कार्य के लिए समान मजदूरी, ये भी है इसमें। ठीक है, भूमि सुधार, पंचायत राज की स्थापना, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, कमजोर वर्ग की कल्याण की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम और समान कार्य के लिए समान वेतन योजना। ठीक है, अब उसके बाद एक शब्द है आपके जो नए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके। किताब भी आप अपने सामने रखें ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। एक शब्द आया आपके निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या है? कई बार आता है कि निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं। तो निवारक नजरबंदी जो है वो कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए चुनाव होते हैं या कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है, धार्मिक आयोजन होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नोटिस दिया जाता है जो पहले से अपराधी उन व्यक्तियों का, क्योंकि सरकार को ये वहम होता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं अशांति फैला सकते हैं। तो कई बार सरकार या तो उनको नोटिस दे के छोड़ देती है, भाई इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक आप अपने घर में रहो, या फिर थाने में आकर के हाजिरी दो। तो इसके अलावा कई बार सरकार क्या करती है, व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। यानी निवारक नजरबंदी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है इसलिए नहीं कि उसने कोई अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि वो अपराध फैला सकते हैं, इसलिए भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो निवारक नजरबंदी यही है। निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं बल्कि अपराध फैलाने, बल्कि
अपराध फैलाने की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं बल्कि अपराध फैलाने की आशंका के आधार पर बंदी बनाना निवारक नजरबंदी कहलाता है। ये हो गया आपका निवारक नजरबंदी। इसके अलावा किताब के अंदर आगे एक प्रश्न हो रहा है, छोटा है, पोटा कानून। पोटा कानून का अर्थ क्या है? तो पोटा कानून का अर्थ हो जाता है क्या, आतंकवाद से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून जो आतंकवादी गतिविधियां होती है उन पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानून बना है? पोटा कानून है। तो आपको लिखना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए गए कानून को पोटा कहा जाता है। ठीक है, उतारो इसको। अब उसके बाद ये वैसे 2004 का है, 2004 में बना था ये कानून, ध्यान रखना। उसके बाद इस पाठ के अंतर्गत अपने 3 चीजें थी। क्या? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हो गया कंप्लीट। दूसरा नीति निर्देशक तत्व क्या था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट आता है आपका मूल कर्तव्य। नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है ना? ये पार्ट आपका इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो संविधान प्रश्न आपका बनता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या बनता है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन इसको परिचय लिखेंगे इसका, जिसने इसके बारे में हमने लिखा मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। उसके बाद नीति निर्देशक स्वतंत्र तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 56। और ऐसे इसका परिचय, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भी 4 में ही है। तो आपको लिखना है भारतीय संविधान के भाग 4 कोष्टक में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, कितने मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य हैं भाग 4। ठीक है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में
86वां संविधान संशोधन पीछे आपको बताया 2002 में हुआ है ना। 86वें संविधान संशोधन में एक 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। अब इनकी संख्या 11 हो गई है। अब 11वां कौन सा, कई बार ये पूछते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। पीछे बताया मैंने आपको 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला, ठीक है, वो आपका 11वां है मूल कर्तव्य, वो जोड़ा गया है, ठीक है। अब अपनी किताब के अंदर ये 10 के 10 लिखे हुए हैं। बोर्ड पे अगर मैं लिखाऊं तो बोर्ड पे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं बता देता हूं। नंबर 1 पहला है पॉइंट देना, मूल कर्तव्य। नंबर 1 संविधान की पालना, संविधान की पालना करना। कोमा राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय आदर्शों को हृदय में संजोकर रखना। तीसरा है आपके राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। चौथा आह्वान करने पर, यानी आपको जब देश पुकारे, आह्वान करने पर देश की सेवा करें, देश की सेवा के लिए तैयार रहे। जैसे कोरोना चल रहा है ना अभी, तो अगर देश आपको आह्वान करे तो आपको पीड़ितों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छठा है पांचवा है सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करें, सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करें। छठा है हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करें, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करें। देश की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका सम्मान करें, हमारे रीति रिवाजों को बनाए रखें, उन्हें किसी भी आधार पर नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि देश की संस्कृति है तो देश है। अगर देश पर से संस्कृति विलुप्त हो जाती है तो देश की पहचान भी समाप्त हो जाती है। साथ में हमारा कर्तव्य क्या है, वन्य जीवों व पर्यावरण
की रक्षा करें। इसके अलावा आठवां है देश में वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करें। देश में वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करें। ऐसा माहौल बनाए कि देश में मानवता भी जिंदा रहे और वैज्ञानिकों का भी खूब निर्माण हो। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 9वां सार्वजनिक संपत्ति, जैसे रेल है, अभी तो रेल ही, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जो सरकार की चीजें हैं उनका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, उनको नुकसान किसी भी हालत पर न पहुंचाए। व्यक्ति और सामुदायिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दें। व्यक्ति व सामुदायिक क्षेत्र के विकास में वृद्धि करें। और आखिरी जो 11वां जो मैंने बताया था आपको कि 86वें संविधान संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। वो 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये सरकार का दायित्व है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपके 11 मूल कर्तव्य। प्रश्न आता है मूल कर्तव्यों का वर्णन करें, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या 10 है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन में एक और बढ़ा दिया, 11 हो गए। 11वां जो था वो था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और ये जो 10 है वो आपके सामने है, इसको उतार दो। उसके बाद आपके छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो मूल कर्तव्यों की आलोचना है, करवा देता हूँ ये भी। छोटे छोटे क्वेश्चन है। मूल कर्तव्यों की आलोचना किस आधार पर की गई है? तो मूल कर्तव्य ये है आपके सामने, इनकी आलोचना क्यों हुई है? आलोचना के पीछे 2 तरफ है। पहला, सबसे पहली कमीज की क्या है? मूल कर्तव्य ये ऐसे हैं, आप इनको माने या न माने, सरकार की ओर से कोई प्रेशर नहीं है। आप राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ये करने वाले, क्योंकि लोकतंत्र है। जो चीज आपको अच्छी लगे वो करे, जो अच्छी चीज नहीं लगती है वो नहीं करे। जैसे कई लोग ये कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो नहीं बोल सकते भाई। जिसकी इच्छा है वो बोले, जिसकी इच्छा है नहीं बोले। ठीक है, तो आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसके लिए आप माने या ना माने, इसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। यानी मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर पहला आलोचना का आधार है मूल कर्तव्यों के उल्लंघन मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिसके कारण इसकी पालना नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इसकी पालना नहीं हो पा रही है। ठीक है, दंड है तो लोग डर से इन कर्तव्यों को पूरा करेंगे, लेकिन जब दंड की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के मन में खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो वो करेंगे तो करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दूसरा आलोचना का आधार है मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है। मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है। ठीक है, जिन्हें मानव व्यवहार में बहुत कम काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रश्न कंप्लीट। अब है दो छोटे छोटे क्वेश्चन और, उसके बाद आपका पाठ पूरा हो गया। एक तो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार या अधिनियम क्या है? क्या है इसका आंसर लिखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा से संबंधित है। दिसंबर 1980 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों को रोकना, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों को रोकना, सांप्रदायिक व जातीय दंगों को रोकना व देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए
खतरनाक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, देश की सुरक्षा के लिए, खतरनाक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पाबंद करना, ये अध्यादेश था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसमें क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब हो गया कि दिसंबर 1980 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया था, जिसका उद्देश्य था सांप्रदायिक एवं जातीय दंगों को रोकना और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनको पाबंद करना। भाई अगर सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पहुंचाता है तो उनको सरकार क्या करती है, पाबंदित कर देती है। यही है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। प्रश्न है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य, ये अलग अलग है दोनों, मूल अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। अधिकार तो 6 है, कर्तव्य 11 है, ध्यान रखना, चूक में तो जाना कहीं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक कैसे, ये क्वेश्चन है आपका। मैं बोल देता हूं, आप लिख ले इसको। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, तो इसको समझाने के लिए, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं काम कर सकते। अगर मूल अधिकार नहीं है तो मूल कर्तव्य कोई काम के नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है तो मूल अधिकार भी कोई काम के नहीं है। तो सबसे पहला इसका कारण क्या है, आप लिख सकते हो पेन और कॉपी हाथ में लेकर के। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि एक व्यक्ति के मूल कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। दूसरा 2 नंबर लगा के लिखो, मूल कर्तव्यों के बिना मूल अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। 3 नंबर, मूल कर्तव्यों की पालना के लिए मूल कर्तव्यों की पालना किए बिना मूल अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। 4, मूल संविधान में नागरिकों के लिए केवल मूल अधिकार ही थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन बाद में नागरिकों को 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। यानी प्रश्न एक आपका ये भी बनता है कि भारतीय संविधान के मूल में, यानी जब संविधान लिखा था उस समय ये मूल कर्तव्य नहीं थे, संविधान में ये नहीं थे, इन्हें कब जोड़ा गया। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया था। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हो जाता है। 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, 4 और 4 8 नंबर का मैटर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है आपके तो आप और संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद, आपको आपका दिन शुभ रहे।